एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूके वर्क वीज़ा। इसको हम काफ़ी हद तक कनाडा ओपन वर्क वीज़ा की तरह देखकर चल सकते हैं। इस यूके वर्क परमिट के बारे में एक गोल्डन बात ये कही जाएगी कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अप्लाई करके 2 साल का वर्क परमिट पा सकते हैं। और इसमें क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ चीज़ों को ही आपने ध्यान में रखना है एंड यू कैन बी एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा कैटेगरी। सबसे पहली जो इसमें क्राइटेरिया है वो ये कि इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए, यानी कि आप 18 से अगर कम आयु के हैं या फिर आपकी एज जो है वो 30 से ज़्यादा की है तो आप इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। दूसरा इसमें क्राइटेरिया ये रहता है कि अगर चिल्ड्रन बिलो 18 जो है अगर आपके साथ रहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है फाइनेंशियली, तो आप इस वीज़ा कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, इस कैटेगरी में आप उस केस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इस कैटेगरी में अप्लाई करके इस वीज़ा पर यूके रह चुके हैं। ठीक है, तो आप दोबारा से इस कैटेगरी का यूज़ करके वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ इस स्कीम के अंदर जो है वो एलिजिबल होती हैं। इस कैटेगरी में इंडिया का नाम भी जुड़ा हुआ है। जब हम इंडिया की बात करते हैं इस कैटेगरी के अंदर तो इस प्रोग्राम का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। जी हाँ, इंडिया के जो यंग प्रोफेशनल्स हैं 18 to 30 ईयर्स के, उनको इनवाइट करने के लिए, या यूँ कहे कि यूके के अंदर जो वर्क फोर्स की शॉर्टेज है उसको कवर करने के लिए इस वीज़ा की स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो अब तक का जो क्राइटेरिया है आई होप आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें और क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आती है आपकी, जो कि अक्सर काफ़ी परेशान करते लोगों को, एंड दैट इज़ द फंड्स। ठीक है, इसमें आपको जो फंड्स चाहिए वो बहुत कम चाहिए, दैट इज़ 2530 पाउंड, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग 2,60,000 से 2,70,000 के बीच में पड़ेगा। और इसके साथ एक कंडीशन ये जुड़ी है कि 28 दिन पुराना होना चाहिए। आप जैसे ही अपनी फ़ाइल स्टार्ट करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है, तो आपको 28 दिन के अंदर अंदर आपने जो फंड्स कंप्लीट कर लेने हैं, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 28 दिन ओल्ड होने के बाद ही जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है उसके लिए आप इन फंड्स को यूज़ करने का सोच सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक कंडीशन और मिल जाती है कि जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर यूके पहुंचना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इस कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। अप्लाई करने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाता है, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो नहीं लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी को किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो है आपको इसमें यूज़ करने होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जो है कम से कम एक ब्लैंक पेज उसमें होना ज़रूरी है। सेकेंडली आपका पासपोर्ट आपको ध्यान रखना है कि विद इन फ्यू मंथ्स में एक्सपायर ना होने वाला हो, अगर ऐसा है तो आप उसको रिन्यूअल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका बैंक स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद है आपका टीबी टेस्ट। जी हाँ, इसमें मेडिकल टेस्ट आपको करवाना होता है और इसमें मेनली टीबी का टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट आपको इसमें सबमिट करवानी होती है। इसके बाद आते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट, दे आर रिलेटेड टू एजुकेशन, योर वर्क हिस्ट्री, योर एम्प्लॉयमेंट। सो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर हम आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से ही सजेस्ट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पर किस तरीके से काम करते हैं, तो चलिए आपको बता देते हैं। इस केस में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर काम करने के लिए कुछ स्टेजेस बनाई गई हैं। सबसे पहली स्टेज होती है आपकी प्रोफाइल क्रिएशन। जी हाँ, सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है। वो प्रोफाइल क्रिएशन आपका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ही किया जाता है। आप जैसे ही अपना प्रोफाइल हमारे पास लेकर आते हैं, हम आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके हमें देते हैं और हम आपका प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ये प्रोफाइल के ऊपर जो है फिर हमारी जो लॉयर्स की टीम है वो इसके ऊपर काम करती है, और इसके बाद में आपका प्रोफाइल जो फाइनल एक असेसमेंट प्रोसेस में जाता है। असेसमेंट प्रोसेस में ये देखा जाता है कि आपके प्रोफाइल में कोई नेगेटिव फ्लॉज या ड्रॉबैक्स ना हो, अदरवाइज आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी जो प्रोफाइल है असेसमेंट होने के बाद में उसको बैलेट सिस्टम में जो है लॉगिन करवाया जाता है। बैलेट सिस्टम में लॉगिन करवाने के बाद में हमें वेट करना होता है कि आपका जो प्रोफाइल है जब वो पिक किया जाता है तो आपको एक इनविटेशन टू अप्लाई जो है उसमें प्रोवाइड होता है। अभी जब इनविटेशन टू अप्लाई हमें मिल जाता है उसके बाद ही हम जो प्रोसेस है उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस, हेल्थ केयर चार्जेस और जो अदर चार्जेस इसमें हमें पे करने होते हैं, दे ऑल आर नॉन रिफंडेबल। तो जब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको माइंड में ये चीज़ कंसीडर करके ही चलनी है कि आप
एक बजट को अलोकेट करके चलें कि मेरा इतना खर्चा इसमें लगेगा ही लगेगा। हालाँकि इसमें देखिए जब हम प्रोफ़ाइल क्रिएशन में जाते हैं, प्रोफ़ाइल असेसमेंट में जाते हैं तो आपकी वीज़ा के सक्सेस रेशियो के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस कैटेगरी के अंदर आपका इंटरव्यू आएगा? जी, इसमें इंटरव्यू आने का जो चांस है वो हार्डली 2% होता है, 98% केसेस में इंटरव्यू नहीं आता है। 2% चांस भी जो है वो आपका जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल होता है। अगर आपका प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है, यानी कि आपने 18 से 30 की एज के अंदर अंदर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट चेंज की है, या आप पहले जॉब में थे, फिर आप बिज़नेस में आए, फिर आप बिज़नेस में थे, फिर आपने जॉब चेंज कर ली, या फिर उसके बाद फिर आगे आपने एजुकेशन अपनी कंटिन्यू की। तो इस तरीके से अगर आपका ब्रेकिंग प्रोफाइल है तो उस केस में आपका इंटरव्यू आने का चांस ज़्यादा रहता है। उस इंटरव्यू के लिए भी हमारे पास में पहले नोटिफिकेशन आती है और फिर हम आपको उसके लिए प्रिपेयर करवाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास में पोस्ट वीज़ा सर्विसेज। पोस्ट वीज़ा सर्विसेज में आपकी एयर टिकट, अकोमोडेशन और आपके लिए जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए आपकी जो असिस्टेंस होती है वो हम आपको इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं प्लस आपको जो प्रोफाइल में लिंक दिया हुआ है नीचे वीडियो के, आप वहाँ पर हमें आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो डाउट्स हैं, वो आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। आपको इसमें एक चीज़ एडवांस में बता दें कि आपकी जो कंसल्टेशन होती है वो पेड होती है, यानी कि आप जो कंसल्टेशन हमारे साथ करेंगे दैट विल बी फिक्स्ड बाय अस। डेट, टाइम वगैरह जो भी हैं डिटेल्स हम आपकी फ़िक्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्री बुक्ड अपॉइंटमेंट। आपके अपॉइंटमेंट पे आपके साथ कंसल्टेशन की जाती है। कंसल्टेशन के बाद हम डिसाइड कर पाते हैं कि वेदर वी कैन टेक अप योर केस और नॉट। अगर हम आपको येस करते हैं तो आपका केस हम प्रोसेस में डाल सकते हैं। अगर हम आपको इनएलिजिबल पाते हैं तो फिर हम आपको ड्यूरिंग कंसल्टेशन इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं, फिर आप दूसरे किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि अगर हमारा इस कैटेगरी में मान लीजिए वीज़ा अप्रूव नहीं हो पाता है तो उस केस में हम क्या अपील कर सकते हैं? जी नहीं, इसमें अपील का राइट नहीं होता है, लेकिन इसमें रीअप्लाई का आपको राइट होता है। आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हो चुकी होती है, वो पिछली वाली डॉक्यूमेंटेशन आपकी नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाती है, तो आपके जो ओवरऑल चार्जेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और आप उसमें रीअप्लाई कर सकते हैं। ये बैलेट के अंदर कोई एक रिजर्व कैटेगरी नहीं है, जितने भी कैंडिडेट्स चाहें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज एक बैलेट के अंदर जो है 25 से लेके 35,000 तक कैंडिडेट्स को जो है इसमें येस किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा चांस इसमें हो सकता है, आप भी प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को एलिजिबल पाते हैं तो आप इस नंबर पर जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमें सिर्फ यूके वर्क वीज़ा लिख कर भेजेंगे और हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे जहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।